दोस्तों नमस्कार। आज फिर हम आपके बीच यूपी पीसीएस मेंस का एक क्वेश्चन लेके उपस्थित हैं कि मेंस आंसर राइटिंग आपको कैसे करना है। आइए, तो हम आपके सामने ये इस क्वेश्चन का डिस्कशन एनालिसिस किए थे कि आपको भूमिका, बॉडी और निष्कर्ष में क्या लिखना था। उसी सिलसिला में हम अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए। 13 और 14 को भी हम हल करेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें 15 है। 15 क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन फ्यूचर में कभी भी रिपीट हो सकता है और किसी भी मेंस के एग्जाम में रिपीट हो सकता है। या तो यूपी पीसीएस रिपीट कर दे, यूपीएससी रिपीट कर दे, या बीपीएससी रिपीट कर दे, या अन्य कोई अदर स्टेट सर्विस कमीशन इसको रिपीट कर सकता है। क्योंकि सिविल सर्वेंट की भूमिका डेमोक्रेसी में बहुत महत्वपूर्ण होती है और सिलेबस में लिखा हुआ है लोकतंत्र में सिविल सेवकों की भूमिका। उसी सेगमेंट से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए, आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन को आज हम क्यों लिए हैं। तो हम अपने प्रॉमिस के अनुसार इसको पहले पार्ट में तोड़ते हैं ताकि आप समझ पाएं कि क्वेश्चन का मुख्य वर्ड क्या है। क्वेश्चन का मुख्य वर्ड जिसको कि हम बॉडी में क्या लिखना है, भूमिका में क्या लिखना है। जब तक आप क्वेश्चन को तोड़ के पार्ट बाय पार्ट नहीं समझेंगे तब तक आप सही आंसर नहीं लिख पाएंगे। तो आइए इसको हम तोड़ते हैं आपके सामने। तो ये क्वेश्चन है, क्या लिखा भारत में। हमने इसे बना लिया पहला सेगमेंट, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सुदृढ़ीकरण में। ये दूसरा सेगमेंट, सिविल सेवकों की भूमिका। तीसरा सेगमेंट, स्पष्ट कीजिए। चौथा सेगमेंट। समझ गए। अब आप कहेंगे कि सर आपने भारत को फर्स्ट सेगमेंट क्यों बनाया। आप देखिए, रीजन है क्यों। ये स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन है। हो सकता है इस क्वेश्चन की जगह, भारत की जगह आपको यहां लिख दे उत्तर प्रदेश, यूपी। उत्तर प्रदेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सुदृढ़ीकरण में सिविल सेवकों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। क्या ये नया क्वेश्चन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आंसर वही रहेगा लेकिन एग्जाम्पल चेंज हो जाएगा। समझ सकते, आप समझ रहे हैं। एग्जाम्पल ही आपके आंसर को बनाता है, एग्जाम्पल चेंज हो जाएगा। यहीं पे अगर आप बिहार, हो सकता है यहां पे बिहार दे दे। बिहार में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सुदृढ़ीकरण में सिविल सेवक की भूमिका को स्पष्ट कीजिए, कोई दे सकता है। चलिए, यहां पे लिखा लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सुदृढ़ीकरण में, यहां हम लिखते हैं नागरिक सशक्तिकरण में। नागरिक सशक्तिकरण, क्या ये नहीं लिख सकता है क्या, ये बताइए। ये नया क्वेश्चन हो जाएगा ना कि भारत में नागरिक सशक्तिकरण के सुदृढ़ीकरण में सिविल सेवकों की भूमिका की विवेचना कीजिए। होगा या नहीं होगा, ये बताइए। यहां पे दे दे भाई महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण लिख लीजिए आप। भारत में महिला सशक्तिकरण में सिविल सेवक की भूमिका की विवेचना कीजिए। लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है। योजनाओं के इंप्लीमेंटेशन में, योजनाओं के क्रियान्वयन में सिविल सेवक की भूमिका की विवेचना कीजिए। एक टॉपिक से देखिए हमने कितना क्वेश्चन बना दिया। ऐसे ही क्वेश्चन बनता है भाई। अगर आप नहीं बनाना जानते हैं तो मेंस मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ऐसे क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि स्पष्ट कीजिए। हो सकता है कभी आपसे लिख दे आलोचना कीजिए, ये भी तो लिख सकता है आलोचना कीजिए कि नहीं लिख सकता, ये बताइए। क्वेश्चन आंसर चेंज हो जाएगा। हो सकता है लिख दे यहाँ पे मूल्यांकन कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, आंसर चेंज हो जाएगा। समझ गए आप। तो एक क्वेश्चन से किस तरीका से कई सारे डायमेंशन के क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे बनाया जाता है और तभी आप मेंस का बेहतर तैयारी कर पाते हैं, ठीक है। कंटेंट आप रट नहीं सकते हैं, कंटेंट रटना पॉसिबल नहीं है। कंटेंट का यूज करना सीखिए। जिस दिन यूज करना सीख गए उस दिन मेंस आपका फाइनल है। समझ गए। चलिए, तो फिर हम बता रहे हैं कि फर्जी मॉडल उत्तर से आप सावधान रहेंगे। जो मॉडल उत्तर दिया जाता है उससे ये नहीं सीख पाएंगे आप। जो कहीं पे भी आप टेस्ट से ज्वाइन करते हैं, अच्छा प्रयास एकदम बकवास है, ठीक है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए भाई। और अगर आपको मेंस आंसर राइटिंग में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेंस आंसर राइटिंग पीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी, अदर स्टेट पीसीएस या प्रीलिम्स में किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन हमारे यहाँ आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो। हम अब बात करते हैं कि भूमिका कैसे लिखा जाए। क्वेश्चन को तोड़ लिया आप, समझ गए। अब हम बात करते हैं भूमिका की।
आ जाइए भाई, ज़्यादा विलम्ब मत कीजिए। चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं भूमिका कि हमें भूमिका में क्या लिखना है, भूमिका कहाँ से शुरू करें। अब हम आपसे बता रहे हैं, ये बताइए इस क्वेश्चन का मुख्य शब्द क्या है, मेन शब्द सिविल सेवक। सिविल सेवक है ना, कैसे सिविल सेवक की भूमिका किसमें, लोकतंत्र में, क्या सुदृढ़ीकरण के लिए भारत में। तो सिविल सेवक, लोकतंत्र, सुदृढ़ीकरण, स्पष्ट कीजिए भूमिका। तो मुख्य शब्द हो गया इसमें सिविल सेवक, क्योंकि मुख्य शब्द वो होता है जिसके आसपास क्वेश्चन घूम रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ सिविल सेवक के आसपास घूम रहा है, तो हमने यहाँ पे भूमिका में लिखा सिविल सेवक। अब सिविल सेवक में जो भूमिका हम कहाँ से शुरू करेंगे आप बताएं, बताएं आप कहाँ शुरू करेंगे। नहीं तो सुनिए, भारत के मूल संविधान में आप भाषा में लिखना शुरू करेंगे। आप जानते होंगे भाग 14, भाग 14, आर्टिकल 312 और आर्टिकल 315 किसके बारे में लिखा हुआ है, सिविल सेवा के बारे में ही तो लिखा हुआ है कि नहीं लिखा, ये बताइए। अखिल भारतीय सिविल सेवा के बारे में लिखा हुआ है ना, तो आर्टिकल 312 और 315 आप पढ़ते होंगे। अब इसमें ही तो लिखना है, देखिए आप ध्यान से देखिए, समझ गए आप कि आर्टिकल 312 और 315 में सिविल सेवा के बारे में लिखा हुआ है। तो अब ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए था। कैसे लिखेंगे अब इसको भाषा में, भारत के मूल संविधान में, भारत के मूल संविधान में भाग 14 के अंतर्गत आर्टिकल अनुच्छेद 312 व 315 में सिविल सेवकों की भूमिका के बारे में वर्णन किया गया है या का प्रावधान किया गया है। समझ गए, भारत के मूल संविधान में भाग 14 व अनुच्छेद 312 अनुच्छेद 315 में सिविल सेवकों की भूमिका का प्रावधान या सिविल सेवकों का प्रावधान किया गया है। आपने लिख दिया, ये हो गया हमारा भूमिका। अक्सर हम अपने शब्द में यूज करते हैं मूल संविधान। आप थोड़ा सा डिफरेंस समझ लीजिए, मूल संविधान क्या होता है। आप संविधान भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, संविधान भी लिख सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि संविधान यदि आप लिखेंगे तो हर लड़का संविधान लिखेगा, तो थोड़ा सा अंतर आपके आंसर में आना चाहिए था, तभी मार्क्स में अंतर आएगा। मूल संविधान हम इसलिए कहते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें संविधान में जिस समय लिखी गई थी उसी समय लिखा गया था, लेकिन कुछ चीज़ें संविधान संशोधन करके उसमें जोड़ा गया है। तो जो चीज़ें संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है उसे हम कहते हैं भारत के संविधान में, और जो पहले संविधान में एडजस्ट है उसे कहते हैं मूल संविधान में। तो आप कहेंगे इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एग्जामिनर अगर पढ़ेगा तो थोड़ा डिफरेंट लगेगा, अच्छा क्या लिखा मूल संविधान में, तो आपके मार्क्स में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। क्योंकि एक ही तरह का सेंटेंस एग्जामिनर पढ़ता है, पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएगा, तो थोड़ा सा डिफरेंस लाइए, तभी मार्क्स में डिफरेंस होगा, नहीं तो कॉमन मार्किंग हो जाता है। इसी तरीके से कोशिश कीजिए जहाँ थोड़ा सा डिफरेंस हो सके वहाँ डिफरेंस कर दीजिए। जैसे लिखिए सुसज्जित, शब्द क्या होता है, सुसज्जित, लोकतांत्रिक प्रक्रिया सुदृढ़ीकरण शब्द। तो भूमिका आप समझ गए भारत के मूल संविधान में। अब आइए हम बॉडी की बात करते हैं। बॉडी में क्या लिखना है, जिसे हम कहते हैं शरीर, ठीक है, क्वेश्चन का शरीर या बॉडी। आइए क्या लिखेंगे यहाँ पे, हमने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सुदृढ़ीकरण में सिविल सेवा की भूमिका। तो हमने आपसे कहा था कि क्वेश्चन में जिस शब्द का प्रयोग किया गया है आप उसी शब्द को लिखें तो यह आपके लिए बेटर होता है। तो हमने लिख दिया, क्या यहीं पे लिखिए ना, सिविल सेवकों की भूमिका, सिविल सेवकों की भूमिका हमने लिख दिया। या आप ये भी लिख सकते हैं कि लोकतांत्रिक सुदृढ़ीकरण में सिविल सेवक की भूमिका, और हमने इसे कर दिया अंडरलाइन, ये होता हमारा सब हेडिंग, ये अंडरलाइन हो गया। अब यहाँ से हमने किया पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट। जितने शब्दों में क्वेश्चन पूछा गया है और आपको जितने पॉइंट याद आ रहे हैं, आप इस तरह से पॉइंट बाय पॉइंट आप लिखते चलिए। समझ गए। अब इस क्वेश्चन की भूमिका में बॉडी में क्या पहला पॉइंट क्या आएगा, देखिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरण कैसे होगा, यानी सुदृढ़ीकरण का मतलब क्या होगा, मजबूत। इंग्लिश में लिखा हुआ स्ट्रेंथनिंग। तो जब अधिकांश लोग डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करेगा तभी तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारा सुदृढ़ होगा ना, स्ट्रांग होगा ना, कि नहीं होगा, ये बताइए। तो पार्टिसिपेट लोग कैसे करता है, अगर डेमोक्रेसी हो और लोग उसमें पार्टिसिपेट ही ना करें तो फिर डेमोक्रेसी तो नहीं होगा। समझ गए ना आप, तो तब वो मजबूत डेमोक्रेसी नहीं होगा।
तो सुदृढ़ीकरण मतलब स्ट्रेंथ, पार्टिसिपेशन, दैट मीन्स, तो यहाँ पे पहला पॉइंट आप लिखिए भागीदारी या जन भागीदारी, जो भी लिखना है भागीदारी या जन भागीदारी। अब आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। सिविल सेवक लोकतंत्र में, इस तरीका से भाषा में, सिविल सेवकों के द्वारा लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित की जाती है, जिसके माध्यम से नागरिक या पीपल, जो भी यहाँ पे लिखा है, नहीं लिखा, अच्छा, नागरिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करता है। निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से ही ना पब्लिक अपना डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन करता है। तो आप यही तो बता रहे हैं कि भाषा में सिविल सेवकों के द्वारा निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करके लोगों की जन भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, सुनिश्चित करवाती है, जिससे हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है। ठीक है, यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुदृढ़ करने हेतु सिविल सेवकों के द्वारा निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित कराया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप लोकतंत्र में पीपल पार्टिसिपेशन या नागरिकों की भागीदारी बढ़ती है। इस प्रोसेस से हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है। आपने पहला पॉइंट, जो भाषा आपको ठीक लगे, हो जरूरी नहीं कि हमारी भाषा आप लिखें, आप अपनी भाषा भी लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन का जो कहना चाह रहा है वही होना चाहिए, मीनिंग सेम होना चाहिए था। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा लिखिए, अगर देखिए डेमोक्रेसी है, हम लोकतंत्र कब कहते हैं कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, कब कहते हैं? जब बोलने की आज़ादी होगी तभी तो लोकतंत्र होगा ना। अगर बोलने की आज़ादी नहीं है तो कैसा लोकतंत्र? तो अभिव्यक्ति की आज़ादी सुनिश्चित करना, अभिव्यक्ति, हमने दूसरा पॉइंट लिख दिया, अभिव्यक्ति की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी हमने लिख दिया। तो यहाँ पे लिखा सिविल सेवक, तो सिविल सेवक क्या करता है? आप देखिए, यदि आप किसी को गाली पढ़ते हैं या किसी का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आप हनन करते हैं, तो व्यक्ति एजेंसियों के पास जाता है, पुलिस के पास जाता है कि इन्होंने मेरे साथ मेरे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया, फिर न्यायालय जाता है बातें। तो स्टार्टिंग तो सिविल सेवक से ही होता है। तो आप क्या लिखेंगे? तो या न्यायालय, अगर ये न्यायालय, जस्टिस, जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अगर कोई फैसला सुनाता है उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? सिविल सेवक करता है ना। इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? सिविल सर्वेंट के ऊपर होती है। तो इसीलिए अभिव्यक्ति की आज़ादी की सुरक्षा सिविल सर्वेंट के माध्यम से होता है। तो चूंकि क्वेश्चन पूछा गया सिविल सर्वेंट पे, इसलिए आपको लिखना है कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ये लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। सिविल सेवकों के द्वारा न्याय से वंचित लोगों तक, ठीक है, या अभिव्यक्ति से वंचित लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी सुनिश्चित कराई जाती है या की जाती है, जिससे वो अपने भागीदारी को लोकतंत्र में बढ़ा सके और लोकतंत्र में अपने विचार और विमर्श को प्रस्तुत कर सके। ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। अभिव्यक्ति की आज़ादी भाई सुनिश्चित करेंगे, सबों को बोलने की आज़ादी होगी तभी तो कोई आदमी अपना बात रखेगा ना। और जब बात ही नहीं रख पाया तो फिर कैसा लोकतंत्र? तो इसको सुनिश्चित कौन करता है? हमारी ब्यूरोक्रेसी। अगर सरकार हो, न्यायपालिका हो, अगर कोई आदेश देता है तो इम्प्लीमेंट कौन करवाता है? हमारी ब्यूरोक्रेसी। तो दूसरा हो गया क्या? पहला जन भागीदारी, दूसरा अभिव्यक्ति की आज़ादी, तीसरा हर कोई डेमोक्रेसी में भारत के संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। देखिए, चुनाव दो प्रकार का होता है, एक तो हमने वोट देने के लिए पार्टिसिपेट किया और दूसरा हम चुनाव लड़ने के लिए पार्टिसिपेट किए। समझ गए? हमने चुनाव लड़ने के लिए पार्टिसिपेट किया। तो हमारे जो निर्वाचन आयोग है कौन चलाता है? सिविल सेवक। कौन होता है उसका हेड? आईएएस अधिकारी, सिविल सेवक होता है उसका। तो लोकतंत्र में निर्वाचन आयोग के द्वारा, तो यहाँ पे आपको पॉइंट बनाना है जनप्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, कि ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ खास व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है। अगर कुछ खास व्यक्ति ही चुनाव लड़ेगा तो फिर लोकतंत्र नहीं होगा। लेकिन ये सुनिश्चित कौन करता है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन। एक तो जनता की तरफ से कि जनता फ्री एंड फेयर होकर पार्टिसिपेट करे, और दूसरा जनप्रतिनिधि फ्री और फेयर होकर इलेक्शन लड़े। तो यही होगा ना लोकतंत्र का सुदृढ़ीकरण, तभी तो लोकतंत्र हमारा सुदृढ़ होगा। ये बताइए। तो जनप्रतिनिधि कि सिविल सेवकों के द्वारा चुनाव निर्वाचन हेतु या निर्वाचन प्रक्रिया में एक सेम प्लेटफॉर्म, मतलब समान प्लेटफॉर्म कहने क्या होता है? प्लेटफॉर्म में आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या संस्तर या समान स्तर, सेम लेवल, समान स्तर उपलब्ध कराया जाता है, ताकि अधिक से अधिक जनप्रतिनिधि निर्वाचन प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करें और धनबल और बाहुबल को लोकतंत्र की मजबूती हेतु सिविल सेवकों के द्वारा रोका जाता है। तभी न होगा। अगर कोई व्यक्ति धनबल को अगर न रोका जाए, बाहुबल को न रोका जाए, तो कुछ ही आदमी चुनाव जीतेगा। लेकिन आप देखेंगे चुनाव के टाइम पे कितने सारे पैसे पकड़ाते हैं। इसीलिए हम बता रहे हैं
कि लोकतांत्रिक, एक तो हो गया पीपुल पार्टिसिपेशन, दूसरा जनप्रतिनिधि। तो जनप्रतिनिधि के लोकतांत्रिक प्रक्रिया के मजबूत करने हेतु जनप्रतिनिधि को निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित कराई जाती है, ताकि इस लोकतंत्र में हर कोई जनप्रतिनिधि का चुनाव लड़ सके या हर कोई चुनाव लड़ सके और जनता को प्रतिनिधित्व कर सके। ये सुनिश्चित करवाना सिविल सेवकों का काम होता है। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट अब हम आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सिर्फ हिंट कर देते हैं। चौथा पॉइंट, नीति। लोकतंत्र में न्याय से वंचित लोगों तक न्याय पहुंचाना, नीति निर्माण करना। अगला पॉइंट लिख दीजिए आप, न्याय से वंचित हाशिए पर पड़े लोगों तक न्याय पहुंचाना, नीति निर्माण करना। पॉलिसी कौन बनाता है? नीति का निर्माण कौन करता है? अगला पॉइंट ये हो गया, ब्यूरोक्रेसी करती है। इससे क्या होता है? हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है, सभी तक सामाजिक न्याय पहुंचता है, आर्थिक न्याय पहुंचता है। हमारे संविधान में लिखा हुआ सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? नीति निर्माण, नीति क्रियान्वयन, नीति क्रियान्वयन, सुझाव, सरकार को पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन मदद, सुझाव। अगला हमारा क्या हो गया? शांति व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर जिसे हम लोग कहते हैं। ये ब्यूरोक्रेसी का काम है ना, शांति व्यवस्था कायम रखना कि नहीं काम, ये बताइए। शांति व्यवस्था कायम रखना। विकासात्मक कार्य, विकासात्मक कार्य, कल्याणकारी कार्य, जैसे इंदिरा आवास हो गया, इंदिरा आवास हो गया, शौचालय वाली बात है, ये सब पीएम आवास योजना, ये सब चलता है, कल्याण का। तो ये सब क्या, ये सब पॉइंट को आप एक्सप्लेन कर लेंगे। एक पॉइंट हम और आपको बताते हैं जो महत्वपूर्ण पॉइंट है। अभी वर्तमान डेट में देखिए, पर्यावरण, पर्यावरण कितना हमारे लिए जलवायु परिवर्तन हो रहा है। दिल्ली, अधिकांश स्टेट के शहर वायु प्रदूषण से ग्रसित है। लोग गंदी हवा में सांस लेने के लिए मजबूर है। उसको स्वच्छ करना किसकी जिम्मेदारी है? भाई हम पब्लिक की भी जिम्मेदारी है, लेकिन प्रशासन ऑर्डर निकालता है ना कि ऑर्डर इवेंट चलेगा, इस फैक्ट्री को बंद करो, वो फैक्ट्री को बंद करो। तो ये क्या है? लोकतंत्र में हमारा अधिकार है, किसी भी अधिकार, तो हमारे अधिकारों को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सिविल सेवकों की। हम पहुंच जाते हैं कि प्रदूषण बहुत अधिक हो रहा है, उसको साफ सफाई कीजिए। तो जलवायु परिवर्तन, तो लोकतंत्र, आप मान चलिए अगर राजतंत्र होता तो फिर क्या कहते? राजा कहता भाई सांस लो, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन हम लोकतंत्र में रहते हैं, हमारा कुछ संवैधानिक अधिकार है, इसलिए तो हम पहुंच जाते हैं ना कि भाई हवा हमारी बहुत गंदी है, पानी हमारी बहुत गंदी है। स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराना, स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ हवा, स्वच्छ जल, स्वच्छ भोजन, स्वच्छ मृदा, ये क्या हम क्या कहते हैं? लोकतंत्र में ये हमारा राइट है। बात करते हैं ना अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ, जो हमारा आर्टिकल 21 से है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, उसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने विस्तार किया है ना, तो हम पहुंच जाते हैं। और फिर वहां से आदेश आता सुप्रीम कोर्ट से क्या कि पटाखा बैन होगा। बैन कौन करवाता है? प्रशासन, सिविल सेवक, क्या नहीं करवाता है? तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया ये सब। तो ये हो गया अपडेटेड पॉइंट, करंट से अपडेट पॉइंट, कि स्वच्छ हवा, पानी, जल के लिए भी तो हम उसी के पास जाते हैं। लोकतंत्र में इसीलिए जाते हैं कि लोकतंत्र में स्वच्छ पर्यावरण को सुनिश्चित कराना हम अपने अधिकार हेतु, तो ये सिविल सेवकों की जिम्मेदारी है। तो एक तो ये हम समझ गए कि लोकतंत्र हमारा कैसे सुदृढ़ होगा। तो जितने शब्दों में आपसे पूछा जाएगा, ये अभी 12 नंबर का है, तो 200 शब्द होता है। हो सकता है यूपीएससी अगर पूछे 250 शब्द हो जाएगा। अगर बिहार पूछे तो ये हो सकता है 38 नंबर में 4.5 शब्द चले जाए। तो आप अपने हिसाब से पॉइंट को एक्सटेंड कर लेंगे। अब आता है इसका निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में हम क्या लिखे ये बताइए। निष्कर्ष में थोड़ा सा सकारात्मक सुझाव देना है, ठीक है, कि लोकतंत्र में को सुदृढ़ करने हेतु सिविल सेवकों की भूमिका तो महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं व सिविल सेवकों की भूमिका, जो सिविल सोसाइटी जो हमारे एनजीओ टाइप होते हैं, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। तो लोकतंत्र में न्याय से वंचित लोगों तक न्याय पहुंचाने हेतु सबों को पार्टिसिपेट या सबों की भागीदारी निभाना चाहिए था। यह लोकतंत्र के सुदृढ़, अगर यहाँ पे मजबूती लिखा है, सुदृढ़ीकरण लिखा है, तो आप वही लिखिए कि लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण को सुनिश्चित करने हेतु सबों की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है। सिर्फ सिविल सेवक की ही महत्वपूर्ण नहीं, इसकी तो महत्वपूर्ण है, बाकी जो अन्य संवैधानिक एजेंसियां हैं उनकी और हमारे जो सिविल सोसाइटी हैं उनकी भी भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण में सबों को मिलकर काम करना चाहिए। ये हो गया आपका पूर्ण विराम। आप एग्जाम्पल भी डाल दिए, निष्कर्ष भी डाल दिए, समझ गए आप। तो ये आपका हो गया कंप्लीट आंसर। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप का कोई क्वेश्चन लेके आपके पास आएंगे और हम आपसे बता रहे हैं कि मेंस आंसर राइटिंग में यदि आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं और आप हमसे जुड़ सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में। लेकिन हम फिर से कह रहे हैं कि फर्जी मॉडल उत्तर से आप सावधान रहेंगे।
अब यहाँ पे क्वेश्चन एक आ सकता है कि आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो आलोचनात्मक विश्लेषण को लेके हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें ये आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा, वहाँ पे पूरी तरीक़ा से आंसर डिफरेंट हो जाएगा आलोचनात्मक मूल्यांकन को लेके, समझ गए। तो उसका हम किसी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और फर्जी मॉडल उत्तर से आप सावधान रहें। मॉडल उत्तर आपके जीवन को सफल तो कभी नहीं बनाएगा, क्योंकि वो एकदम फर्जी होता है, कॉपी पेस्ट होता है, उसमें ओरिजिनल कुछ नहीं होता है, इसी वजह से। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप हमसे जुड़ सकते हैं, मेरे दिए गए फ़ोन नंबर पर बात कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत हो तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।